है। अब आज की परिस्थिति में 49% वोट सीटों में कैसे तब्दील होगा ये हम आपको बताएंगे। वोट लेकिन साफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी यहां पर अभी काफी लीड में दिखाई देती है कांग्रेस के आगे। अब हम जब सीटों की बात कर रहे हैं तो हम इसको कुछ राजस्थान के क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे, अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको बताएंगे। पहले राजस्थान का हड़ौती इलाका, यहां पर 7 सीटें हैं। हड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो कांग्रेस का खाता खुल रहा है, ये बात तो सर्वे में साफ दिखाई दे रही है कि राजस्थान में 1 सीट अभी तक साफ है कि 1 सीट कांग्रेस पार्टी बीजेपी या एनडीए से छीनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको आप प्लस मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए। जब आप ओवरऑल बात करते हैं तो 1 सीट भी छीनना राजस्थान जैसे प्रदेश में बीजेपी से बड़ी बात थी। अब अगला मारवाड़ का इलाका, मारवाड़ के रीजन में भी 7 सीटें हैं। यहां 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस। अभी तक आप देखिए इन 14 में से राजस्थान की 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी कुछ नुकसान बीजेपी को 19 की तुलना में राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेवाड़ की 8 सीटें क्या बताती हैं? मेवाड़ की 8 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और निकाल सकती है राजस्थान से। बीजेपी 7, कांग्रेस पार्टी 1 मेवाड़ में। तो ये आपके सामने सभी राज्यों, पूरी 25 सीटों का जो सर्वे है वो हम रख रहे हैं। अब शेखावटी इलाके के का हाल देखते हैं। यहां पर 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती शेखावटी रीजन में। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में यहां से बीजेपी से सीटें छीनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल 21 भाजपा, 4 कांग्रेस। जो 14 में और 19 में बीजेपी या एनडीए 25 और कांग्रेस 0 होता था, वो आज बीजेपी 21 और कांग्रेस 4 हो सकता है। तो सीधे सीधे 19 का जो गणित था उसमें बीजेपी -4 कर दीजिए, कांग्रेस +4 कर दीजिए। राजस्थान में 21 सीटें स्वीप ही है, लेकिन बीजेपी का 19 का परफॉर्मेंस नहीं है। ये यहां कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में 4 सीटें बीजेपी से छीन सकती है। यह हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। संजीव श्रीवास्तव साहब, 21-4 बीजेपी कांग्रेस राजस्थान। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये संजीव जी से पूछा। संजीव जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इससे भी ज्यादा देखिए, 21-4 भी हो सकती है, 18-6 भी हो सकती है, 17 से। बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि नवंबर के इलेक्शंस में क्या होता है विधानसभा में। अगर विधानसभा में किसी तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती है, क्योंकि अभी कांग्रेस का और बीजेपी का बड़ा कांटे का मुकाबला है विधानसभा में, तो उससे मैं मानता हूं, जो हम पहले बात कर रहे थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर मतदाता के दिमाग में स्पष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी एक सत्तारूढ़ पार्टी अगर रिपीट करती है, जो कि नहीं आमतौर पे होता है, 25-30 साल में पहली बार होगा, अगर बाई चांस अशोक गहलोत आते हैं तो वापस, तो उसका भी उसका एडिशनल फिलिप होगा। तो अभी जो 21-4 दिख रहा है वो 20-5 भी हो सकता है, 19-6 भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन डेफिनेटली ये भी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर 1 चॉइस रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो आंकड़ा हेविली वेड इन फेवर ऑफ बीजेपी रहेगा। बट जैसे तुम कह रहे थे सौरभ लगातार कि माइनस हो रहा है बीजेपी के लिए। अब बड़ा चैलेंज जैसे जैसे आपका ये सर्वे आगे बढ़ेगा कि माइनस की भरपाई कहां हो रही है, यही बीजेपी के लिए 2024 की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जहां जहां वो स्ट्रॉन्ग पोल पोजीशन में थे वहां पे वो पीक कर चुके थे। 25 में से 30 तो ला नहीं सकते, अब 25 में से 21 ला रहे हैं तो 4 का नुकसान हो रहा है। यही स्थिति आगे के राज्यों में हो सकती है। तो वो एक बड़ी चुनौती है। तो उसका जो भी सीक्रेट है, उसका जो भी उत्तर है, वो भावेश और आप बताएंगे हमें, सुनने के लिए हम आतुर हैं। चलिए, छोटा ही सही लेकिन नुकसान तो है बीजेपी के लिए राजस्थान में। समीर जी, बिल्कुल। अगर 2014 और 2019 का अगर परिणाम देखें राजस्थान में, तो 55% 2014 में वोट परसेंट इस साल, और 2019 में 59% के करीब बीजेपी को वोट मिला था। तो मुझे लग रहा है जो वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है। हालांकि जो 5 साल का अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है, सचिन पायलट के साथ झगड़ा चलता रहा है, और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर उनकी 7 से 8 रैलियां हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 25 में से 24 सीटें किसी भी स्थिति में वहाँ हम जीत लेंगे। जिस हिसाब से
भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन है और जिस हिसाब से केंद्र की योजनाओं का वहाँ पर काम हुआ और कांग्रेस का जिस हिसाब से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी इसमें। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि 25 में से 21 सीट जीती, आप कह रहे हैं निराशाजनक है बीजेपी के लिए। वो बच्चे वाली स्थिति इसके 95% मार्क का है और माता पिता कह रहे हैं 98 दो बार लगातार 25 में से 25 देखने की आदत घर वाले इस पर भी खुश नहीं है। 2019 का कुछ नहीं है कि 99 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है? 100% क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जाटों का, मेनली उसको जाट का ही प्रोटेस्ट मान लीजिए, जो रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से जाट वोट जो इन ब्लॉक बीजेपी को 2019-2014 में मिला था, उसमें एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। जाट वोट बीजेपी के लिए इस बार लोकसभा में वोट करती है तो वो वोट नहीं करे, वो लगभग 40-60 का हो गया, जिसके वजह से बीजेपी को आप देखेंगे लगभग 10% वोट का नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से बीजेपी की ये 4 सीटें जा रही है। हालांकि ये अभी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नोबडी नोज कि अब ये अगले 6-8 महीने में क्या होंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जाट वोट काफी हनुमान बेनीवाल ले गए थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा पर अलायंस थी ना सर। हाँ, अलायंस थी, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की अलायंस थी। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो 2104 है, देखिए लगातार तीसरी बार 20 से ऊपर सीट 25 में, ये निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो सीटें कम हो रही हैं उसकी भरपाई कहाँ से होगी? अगर नहीं होती है तो बीजेपी 300 के नीचे आएगी। अगर किसी और राज्य से इसकी भरपाई होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित रूप से चुनौती है। आप एवरेस्ट पर पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां टिक कर रह नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप शिखर पर पहुंच गए हैं, वहां टिके रहना लगातार वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसका सामना बीजेपी का। देखिए इसमें एक ट्रेंड और है, 14 और 19 के आप चुनाव का नतीजा देखेंगे, अगर तो स्वीप किया, सारी सीटें जीती एनडीए ने, बीजेपी ने राजस्थान में, वो तो है 14 से अपना वोट बढ़ाया था 2019 के अंदर। लेकिन भावेश के सर्वे में दिख रहा है कि 19 की कंपैरिजन में 10% वोट बीजेपी का राजस्थान में कम हो सकता है, 59 से 49% वोट। इस ट्रेंड को भी हमें देखना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर ये ट्रेंड है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो सर्वे में दिख रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही, भावेश जो उसका जवाब देंगे तब मैं आगे इस पर टिप्पणी करूंगा। जो 11% अदर्स हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान में कोई ऐसी और फोर्स है नहीं, अगर कोई फोर्स बनने की कोशिश कर रही तो पहुंच नहीं पाई। तो 59 से जब 49 हुआ और 40 अगर इंडिया अलायंस है, तो ये 11% किसको जा रहा है? क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि 25 में से कितनी कम होंगी या वो सीटें वहीं रह जाएंगी। मैं बता देता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, जो अभी के फिलहाल में कई लोग कहते हैं कि अभी चलो बहुत अर्ली है, बाद में बताएंगे, तो उसमें 2-3% ऐसे वोट होते हैं लगभग हर एक स्टेट में, जिसको अदर्स में काउंट करते हैं, नॉन कमिटल वोट। यस, नॉन कमिटल, जिनका अभी डिसाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग ये मान के चलते कि वो अदर्स में उनको, हालांकि आप देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा जो आपने कहा कि और कौन सी पार्टी, देखिए जो हनुमान बेनीवाल की जो सीट है, उस वहाँ पे उनको एक अच्छा खासा वोट में, हालांकि वो सीट नहीं निकाल गए, पिछली बार जो सीट है वो कांग्रेस मतलब कोई और जीत रही है, लेकिन जो वो पार्टी है, उसके बाद बीएसपी भी है वहां पे, उसके बाद वहां पे आप देखेंगे पिछली बार असेंबली में देखेंगे 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे वहां पे। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है। यस, तो वहां पे छोटी छोटी पार्टियां जिसका अपना वोट बैंक है। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने शामिल की है कि नहीं की है? केजरीवाल साहब की पार्टी शामिल की है कि नहीं की है? मेरे ख्याल से अभी केजरीवाल जी जब अनाउंस करेंगे कि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा था, जब चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस होगा तो यकीन मानिए कि और ज्यादा शार्प पोलराइजेशन होगा। इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहने वाली है कि 10 से 11% वोट कहीं चले जाएं। बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, उसी में से एक हैं भाई साहब जो आजकल रोते हुए बताते हैं, लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा। तो जो वहां की स्थिति है और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो तो पहले ही अपना एक तरह से कहेंगे ट्रैक पूरी तरह से डिरेल हो चुका है, जब चुनाव के वक्त और उसके बाद जब राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई थी उस वक्त। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये जो 11% है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हेडलाइन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, तब इसको कैसे हम लिखें? राशिद किदवई साहब कि भाजपा लगातार तीसरे चुनाव में स्वीप करेगी राजस्थान, 25 में से 21 जीत रही है, या भाजपा की 4 सीटें 19 में के मुकाबले कम हो रही हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, पानी का गिलास आधा भरा या आधा खाली? जी,
जी बहुत ही जी देखिए, बहुत ही रोचक तथ्य या ट्रेंड जो हमारे इस सर्वे में आया है, क्योंकि देखिए 14 में एक पूरे देश में एक बदलाव की लहर थी। नरेंद्र मोदी जी का लोग यूपीए से लोग बहुत निराश थे, पूरे लोग बदलाव चाहते थे और राजस्थान में उसकी पूरी हमें उसकी एक पूरी तरीके से नजर आया। 19 में जो एक सामान्य चुनाव होते होते फिर वहां के ऊपर पुलवामा की घटना हुई और फिर बालाकोट, तो देश का एक मिजाज बदला और वहां के ऊपर एक भावनात्मक मुद्दे के ऊपर एक वोटिंग हुई और वो हाई वोटिंग परसेंटेज जो हुआ वो उसको दर्शाता है। अब यही बड़ा मुद्दा है 2024 में अगर सामान्य चुनाव होता है, मतलब राजनीतिक दलों के बीच में, जाति समीकरणों के बीच में, तो मुझे लगता है कि 21-4 की स्थिति नहीं रहेगी, ये बदलेगी। जैसा संजीव कह रहे थे कि ये 18-7 हो सकती है, 16-8 हो सकता है, इस तरह के उसमें बदलाव आ सकते हैं। और ये ढलान प्रदीप जी 300 से नीचे कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 250 से नीचे भी जाएगा और 220 का आंकड़ा आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत रोचक तथ्य है कि भाजपा जो है वहां क्लीन स्वीप राजस्थान में नहीं कर पा रही है। नहीं देखिए, एक चीज, हाँ, ये 220 और 240 का क्लब जो है 2014 से चल रहा है। 2014 में भी इसी तरह से बात कही जाती थी, बीजेपी 220 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। 2019 में तो कहा गया कि बड़ा मुश्किल है 220 भी पहुंचना, उससे नीचे होगी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों चुनावों में कॉमन फैक्टर ये था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि सीटें बीजेपी की इतनी कम हो जाएंगी। तो ये कोई नया नैरेटिव नहीं है, ये 14 और 19 के नैरेटिव को दोहराया जा रहा है, जो बाद में कहा जाएगा कि ये हो गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं अब ठीक है, लेकिन तर्क तो है, उन्होंने कहा बालाकोट हो गया, नहीं तो 19 में भी वो 220-240 वाला होता। तो 14 में क्यों नहीं हुआ? बालाकोट तो नहीं हुआ था 14 में तो माहौल बना दिया था। तो हर चुनाव में कोई ना कोई फैक्टर तो होगा, ऐसा तो है नहीं रूलिंग पार्टी चुपचाप घर जाके बैठ जाएगी। सही बात नहीं सर, अभी आपने राशिद साहब जो बात आप कह रहे थे कि अगर ये 21-4 हो सकता है तो और नीचे भी आ सकता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान में बार बार कह रहा हूं, जहां बीजेपी ने 14 से अपना वोट परसेंट 19 के अंदर बढ़ाया, यानी नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय हुए, अब उनका वोट और कंसोलिडेट हुआ राजस्थान जैसे राज्य के अंदर। ऐसे और भी राज्य हैं, और अगर राजस्थान में 4 घट रही हैं, 10% वोट का असर बता रहे हैं भावेश 19 में और आज के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है, तो ये बाकी राज्यों में भी कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये 4 सीटें डाउन होने का मतलब ये है कि वो जो आप कह सकते हैं किला था, कम से कम वो किले वाली बात जो है वो नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा, कोई फाटक तोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, और ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, यहाँ कोई एलआई नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 49% पे खड़े हैं। 50% वोट जिसके पास होगा वो क्लीन स्वीप करेगा। अब आप इतनी कल्पना कर रहे हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह एकदम भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा पूरे राजस्थान के किसी क्षेत्र में भावेश जी का सर्वे भी नहीं बता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो 50% वाला है ना, ये थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां अगर बीजेपी जिस राज्य में खड़ी रहेगी, क्लीन स्वीप नहीं होगा तो उसके नजदीक होगी। तो 50 का अगर 50% वोट है तो आपका मानना है कि स्वीप ही होना निश्चित तौर पर। एक बात जोड़ना चाहता हूं, एक बात देखिए, राजस्थान की 25 सीटें जो हुए थे चुनाव और जो भाजपा के उम्मीदवार जीते थे, 70% सीटें ऐसी थी जिसमें वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। मतलब कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जहां कांग्रेस का बहुत ज्यादा फाइट हुआ और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती हो। बहुत लंबा स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर लिया था। तो वो स्वीप को कवर करना और फिर 4 सीटें जीतना, मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो चेंज होगा, और इतना पॉसिबल नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से राजस्थान की जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत हुआ तो कांग्रेस 1 या 2 सीटें जीत पाएगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आज की तारीख। जी राशिद साहब बोलिए। संजीव जी कह रहे थे, देखिए जो तर्क जो दिया गया है कि भाजपा बड़ी 4-4 लाख से जीती, वही बात बताता है कि वोट परसेंटेज ज्यादा 49% होने के बावजूद भी जो है सीटें हारी जा सकती हैं, या भाजपा सीटें हार सकती है, क्योंकि अगर 4 लाख से आप जीत रहे हैं तो उसका मतलब ये कि वोट परसेंटेज वहां पर उसमें खपत हो जाती है, और कांग्रेस जब जीती है तो वो छोटी मार्जिन से जीतती है। देखिए, ये जो कांग्रेस और भाजपा का सीधा टकराव है, जो ये उत्तर भारत के कुछ राज्य जो है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पर यही बड़ा क्रूशियल है कि यहाँ पर अगर भाजपा ने, जैसे पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा था, 90% से ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती, अगर कांग्रेस उसको नीचे करके 60-70 पे ले आती है तो पूरे विपक्ष के लिए जो इंडिया अलायंस है उसके लिए एक ये उम्मीद की किरण है, और इसी के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जो एक नीतीश कुमार का भी फार्मूला है कि एक
कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति खड़ा हो, एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा हो, उसका ताना बाना सब इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। तो कांग्रेस यहाँ पर बड़ा वीक लिंक है। ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य। और यहाँ पर अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत भी भाजपा से फाइट करती है तो विपक्ष के लिए एक उम्मीद की किरण रहेगी। मतलब भाजपा के सामने कांग्रेस खड़ी हो रही है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में, ये इसमें पढ़ने लायक बात है। संजीव साहब कुछ कह रहे थे? बस मैं एग्री कर रहा हूँ इस थ्योरी से कि अगर जहाँ पे वो जो 145 150 सीट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, अगर और जहाँ पे करीब करीब 90% से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट थी, राजस्थान में सारी, गुजरात में सारी, मध्य प्रदेश में एक के छिंदवाड़ा के सिवा सारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा जीती बट स्टिल 90% सीट्स बीजेपी की। तो ये अगर यहाँ पे 2-2 4-4 सीट भी कम होती हैं तो अभी देखते हैं कि भावेश आगे के रिजल्ट्स क्या बताते हैं। लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कही ना कि शिखर पे पहुंचना आसान है, आसान तो नहीं है, लेकिन शिखर पे पहुंचने के बाद वहां पे जमे रहना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स हो गई है, प्राइम मिनिस्टर की पूरी पॉलिटिक्स हो गई है कि 300 के नीचे तो बीजेपी वैसे ही, मतलब राशिद बार 220 230 कह रहे, मैं कहता हूं कि 300 के नीचे ही बीजेपी मेंटली कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करेगी, क्योंकि आपने इतना एक उसको अपना स्केल अप कर दिया ना, इतना हाइप कर दिया है अपनी संख्या को कि 300 पार तो 350 पार, भाई तो कहां से कितना पार करोगे? 2-2 4-4 भी मिलके आपका घड़ा कमजोर करेंगी। तो वो चुनौती है बीजेपी के सामने कि ये जो लॉसेज हैं इनको कहां कॉम्पनसेट करेगी बीजेपी, वो भावेश और आप बताएंगे। ये चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ उनके लिए मेजॉरिटी लाना एक जरूरी नहीं है, उनको डिसाइसिव मेजॉरिटी लाना, उन्होंने अपने सर पे ये वजन ले लिया है खुद ही ने। संजीव जी, आप मान के चल रहे हैं क्या कि इस सर्वे में मेजॉरिटी तो आई रही है बीजेपी? नहीं, लेकिन कि हमें नहीं, मैं नहीं कुछ मान के चल रहा, मैं तो इंतजार में हूं भाई। 200 आप 25 साल बाद करीब, राजीव गांधी के बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी की आई 2014 में, 2019 में और रिपीट हुई, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी की बात नहीं होती, 300 पार और उसके पार। तो वो भी एक वजन अब ओढ़ के चलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक्सपेक्टेशंस का वेट अपने सपोर्टर्स और स्वयं के लिए उन्होंने बना लिया है लास्ट 9-10 साल में कि हमेशा बेटर करना है। तो बेटर भी नहीं होता तो वो भी एक किस्म की मॉरल हार हो जाती है। नहीं, संजीव जी जो बात कह रहे हैं कि 300 के पार का बोझ लेकर चल रही है बीजेपी, एक और बोझ लेकर चल रही है। इस बार एनडीए का वोट शेयर 50% के ऊपर ले जाना है, उसकी भी कोशिश हो रही है। तो एक नहीं, 2-2 बोझ है, तो दोनों बोझ ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे, ये देखने की बात। अच्छा, आप में से कोई राजस्थान से है क्या? कोई जो या पीछे से कहीं राजस्थान से आते हो? बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां मानते हैं इधर से, कहां से? जी अच्छा, तो आप बताइए जरा, हमें राजस्थान का हाल बताइए। राजस्थान में सर फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार है जो कि जनता को लालच दे रही है, एक तरीके से औरतों को जो है आगे बढ़ावा कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं कि जनता से वोट लिए जाए। और फिलहाल अभी जो है मोदी जी राजस्थान का दौरे पे जा रहे हैं, तो अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया था कि पैर में चोट लगने की वजह से मैं स्वागत करने या मिलने तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं ट्वीट के ज़रिए उनका अभिनंदन करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपस में पार्टियों के बीच में जो मतभेद होना चाहिए वो वहाँ पर जारी है कि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी नहीं आएंगे। नहीं, अब ये बताइए, आपको लगता है कांग्रेस कुछ बेटर करेगी पहले की तुलना में? सर नहीं, कांग्रेस बेटर नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खुद ही बीच में जो था हम देख सकते थे नोकझोंक काफ़ी बढ़ गई थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच में भी देखा गया था, भारत जोड़ो यात्रा चली थी, पार्टी खुद ही टूट रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता को पता है कि किसे वोट करना है, कौन सही उम्मीदवार होगा जो देश की और राजस्थान दोनों की उन्नति में अपना कदम बढ़ाएगा। 18 में राज्य में तो हरा दिया था जनता ने राजस्थान में बीजेपी को, और फिर 19 में चुनाव हुआ तो जिता दिया था। लेकिन सर राजस्थान में हमेशा से यही देखा गया है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, यही चलता है राजस्थान में। लेकिन इस बार ये लोकसभा में क्यों नहीं चलता 5 साल वाला? सर वो तो नहीं, बट राजस्थान में यही होता है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी आएगी। 25 की 25 ले जाएगी आपको लगता है पिछली बार की तरह? 25 तो नहीं, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया अलायंस बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वहां तो अलायंस का कोई है नहीं ना, लेकिन वो तो वहां तो बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई है। कहीं नुकसान तो बीजेपी को होगा, लेकिन बीजेपी आएगी, पार्टी बीजेपी की ही आएगी वहां। अच्छा ठीक है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, वही जो बात हम लोग कर रहे हैं, वही 95% नंबर वाली बात है ये। तो राजस्थान का सर्वे हमारे हिसाब से बीजेपी 21, कांग्रेस पार्टी 4 ये दिखाई दे रहा है।
अलायंस का यहां कोई खेल नहीं है। यानी सीधे मुकाबले में अगर कांग्रेस पार्टी 4 सीटें निकाल रही है तो भले ही आप बेस बड़ा नीचे है, क्योंकि 50 सीट तो कांग्रेस की पूरी ही है, तो उस लिहाज से आप देखते हैं तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का दिखाई देता है कि जहां पर आप 2 चुनाव से मान के चल रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है, कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रेंड अगर आपके पास विधानसभा चुनाव का भी हो तो भावेश बताइएगा, लोगों में बड़ी दिलचस्पी है भी विधानसभा में क्या होने जा रहा है। सर्वे किया होगा तो आप ऐसा तो नहीं 2 बार अलग अलग टीमें भेजेंगे? नहीं, देखिए एक बारी पूछवा लिए होंगे दोनों सवाल आपने। देखिए विधानसभा और लोकसभा में राजस्थान हो या बाकी पूरे अमूमन पूरे देश का माहौल देखे तो लगभग 10% के आसपास वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए, बीजेपी वहां पे फिलहाल एज की स्थिति में जरूर है। आपने 49% वोट दिया है लोकसभा में, आप कह रहे हैं 10% कम कर दीजिए तो 39% वोट। बाकी 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो है कांग्रेस के साथ, लोग मान नहीं रहे, लेकिन एंटी 5% उसका इनकम्बेंसी जोड़ देते हैं बीजेपी के लिए। ऐसे मैथमेटिक्स काम नहीं करता। देखिए बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप पाएंगे कि राजस्थान में कह रहे हैं कि विधानसभा पे अलग शो करिए, हम ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, खर्च किया है और बिल्कुल आप सही, ऐसे मुफ्त में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पर में एक चीज और जो संजीव जी कह रहे थे, देखिए 190 सीट है देश भर में ऐसे जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुई थी 2019 पे। ये वहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है, वहां पे तीसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है, जिसमें यूपी की भी 4 सीटें हैं और बिहार की भी है और अलग अलग पूरे देश भर की 190 सीटें, जिसमें बीजेपी 175 सीटें जीती थी। और बीजेपी का जो वोट शेयर वहां पे था लगभग 90% सीटों पे 50% से ऊपर। क्या बताते हैं 90% सीटों पर 90% सीट जो बीजेपी जीती थी वहां पे उनका वोट शेयर 50% से ऊपर है। अच्छा, इन 190 में से 190 में बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट, 175 से 175 बीजेपी जीती और इनमें से 90% सीटों पर 50% से ज्यादा वोट। तो ये इतना गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो वही चीजें देखना है कि कांग्रेस इस गैप को कैसे पाटेगी। वो हो सकता है, देखिए अभी लोकसभा इलेक्शन में काफी समय, हो सकता है सिनेरियो बदल जाए। राजस्थान में देखिए अभी पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं ताकि लोग कंफ्यूजन ना हो। देखिए सीट का जो कन्वर्जन होता है वोट का, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर सीट का पिछले 3 चुनाव का क्या इतिहास है वो सब ध्यान में रखते हुए। तो 4 सीटें जो दिख रही है उसमें बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि 2 पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है यहाँ राजस्थान में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये 4 सीटें दिख रही है वो एक एंटी इनकमेंसी जो बीजेपी के 24 MP है उसके खिलाफ को रिफ्लेक्ट भी करते, वो भी करते हैं। अभी देखिए समीर जी ने जो बात कही, आपने अभी डेटा से उसको बताया कि वो क्यों सही है, कि मार्जिन बहुत ज्यादा है। 50% से जीती बीजेपी, 4 लाख प्लस वाली मार्जिन वाली सीटें इनमें बहुत सारी हैं। उन्होंने इनका कहना यह था कि पहले आप वो मार्जिन कवर करें फिर उसके ऊपर वोट लाएं। ये इतना बड़ा फासला आ जाएगा 5 साल में, ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कोई सीट निकाल पाए, ये उनका तर्क था। बिल्कुल सही। आप देखें ना कि बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इसीलिए तो चाहती है, आप देखिए प्रधानमंत्री का या बीजेपी के सभी नेताओं का आप देखिए इतना बड़ा अलायंस विपक्षी पार्टी ने बनाया, लेकिन बीजेपी के टारगेट पे अभी भी कांग्रेस ही है। बीजेपी चाहती है कि ये पूरे चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहे, उसमें कोई और क्षेत्रीय पार्टी ना रहे, क्योंकि बीजेपी के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन है कि वो यदि कम से कम वो 190 सीटें जहां पे कांग्रेस के साथ था बीजेपी का फाइट हो, तो वो उस स्थिति में अपने आप को एक एज अपने लिए मान के चलते। देश की आवाज जारी है इस वक्त का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, पूरे देश का ओपिनियन पोल, देश की 543 सीटों का पोल क्या बता रहा है। आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जो ये दावा कर चुके हैं कि तीसरा टर्म में आएगा उनके पास और उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनेगा, और या विपक्ष जो 26 सीट दलों को एक साथ लेकर चल रहा है। और इस चुनाव की इस ओपिनियन पोल की खास बात यह है कि ये सर्वे ये इंडिया अलायंस बनने के बाद ही हुआ है, तो उसका पूरा इफेक्ट लोगों के मन में जितना गया वो इस ओपिनियन पोल में आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। हमने उत्तर पूर्व की 25 सीटों की बात की, हमने राजस्थान की 25 सीटों की बात की, कुल मिलाकर 50 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में आपने देखा 14 और 19 में 25 की 25 सीटें जीतने वाला एनडीए इस बार 21 सीटें जीत सकता है। बीजेपी 21 सीटें निकाल सकती है राजस्थान में, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, जो पिछले 2 चुनाव में उसे नसीब नहीं हुई थी। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। ये भी वो राज्य हैं जो बीजेपी ने स्वीप किए थे। 11 सीटों वाला छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, आज छत्तीसगढ़ का मूड क्या है लोकसभा को लेकर के आपको दिखाते हैं। पिछली बार इनमें से 10 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में पहले वोट शेयर देखिए, 46% वोट बीजेपी को मिल सकता है,
43% वोट कांग्रेस पार्टी को। गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 46% बीजेपी, 43% कांग्रेस पार्टी, 11% वोट अन्य को मिल सकता है। और इस वोट शेयर को अगर हम सीटों में ट्रांसलेट करें तो आपके सामने सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, केवल 3% का गैप वोट शेयर में। सीटों में जब आप आते हैं तो यहां भी कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर कर सकती है। 7 सीटें भाजपा, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी, यानी सीधे सीधे 3 सीटों का 19 की तुलना में बीजेपी को नुकसान और 3 सीटों का कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी फिर भी यहां बहुत बेहतर है और ये सारे वो राज्य हैं, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां बीजेपी ने 95% से ज्यादा स्कोर किया। और आप देख रहे हैं 7 सीटें बीजेपी अब भी यहां जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान की तरह कुछ भरपाई ऐसा लगता है कि पिछले नतीजों की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने की है। चंद एक सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से छीनती हुई दिखाई दे रही है। जो राजस्थान में अगर 4 हैं तो कांग्रेस, तो यहां छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई देती है। तो गैप कम हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जितनी सीटें कम हो रही हैं भाजपा की, क्या इसकी भरपाई भी किसी और जगह से होगी। 4 सीटें राजस्थान से और 3 सीटें यहां 19 के कंपैरिजन में देखें तो छत्तीसगढ़ में कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदीप जी, ये 100% स्ट्राइक रेट वाले राज्य थे, यहां बीजेपी लग रहा है कि कुछ ग्राउंड दे रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, अगर छत्तीसगढ़ को देखें आप तो पिछली बार भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी, संकट था। इसीलिए बीजेपी ने, संकट इसलिए था कि जो उसके सांसद थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों के टिकट काट दिए थे। तो उसके बाद जो है 11 में 10 सीटें जीती थी। इस बार क्या होगा, अब ये जो गैप कम हुआ है, ये एंटी इनकम्बेंसी सांसदों की है या राष्ट्रीय पार्टी से नाराज़गी है, इसका पता जब तक नहीं लगता तब तक अगर सांसदों से है तो टिकट काट कर उसकी भरपाई हो सकती है, अगर राष्ट्रीय पार्टी से है तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल है। हालांकि समय है अभी 7-8 महीने का, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वो स्थिति नहीं है जो 2019 में थी। बीजेपी को आप बढ़त दिखा रहे हैं लेकिन 2019 से कम। भावेश, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर है जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, जो पिछली बार 9 सीटें बीजेपी जीती थी। एक फैक्टर जो है बीजेपी के लिए वहाँ पे लोकल लीडरशिप का थोड़ा सा क्राइसिस हो गया। पिछली बार 2019 में आप देखेंगे तो उसके आसपास रमन सिंह एक एक्सेप्टेबल फेस हुआ करते थे। फिलहाल आज की डेट में वो स्थिति नहीं है। बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप खुद ही कंफ्यूज शायद लग रही है कि उनको किसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कांग्रेस की, फिलहाल वो ठीक ठाक काम कर रही है, तो उसका एक एज उसको लोकसभा इलेक्शन में भी मिल सकता है। तीसरी फैक्टर ये है कि जो 9 इनके पास जो सांसद है उसका एंटी इनकम्बेंसी है और काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। हो सकता है कि सीट कैंडिडेट चेंज कर दे तो ये स्थिति बदल जाए, लेकिन वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो असेंबली का चुनाव होगा उस पर कैसा रिजल्ट आता है वो। तो आपने 7 सीटें राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों से देखें तो आपने बीजेपी की कम कर दी है 19 की तुलना में। मैंने कम नहीं किया। राशिद साहब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 19 से बेहतर करती दिख रही है, 4 सीटें निकाल सकती है। जी देखिए सौरभ, मैंने जैसे कहा कि वो 19 में भी अगर जो बालाकोट वाला मामला नहीं होता तो हो सकता है कांग्रेस को 3-4 सीटें वहां मिल जाती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सामान्य चुनाव होगा तो 24 में नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी समस्याएं होंगी। अभी तो हम बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं जहां भारी संख्या में सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा को बहुत वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, जो एक तरीके से हिंदी हार्टलैंड के बाहर के जो राज्य हैं। तो ये तमाम जोड़ घटाव बताता है कि देश का जो मूड है इस समय, वो नरेंद्र मोदी जी को एक बढ़त तो है लेकिन एक कंफर्टेबल बढ़त नहीं है, और छत्तीसगढ़ इसको बहुत साफ तौर से तरीके से रेखांकित करता हुआ नजर आता है। बार-बार आपने भी, बाकी लोग भी बात करते हैं कि पुलवामा ने, बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक बड़ी जबरदस्त जंप दी थी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। कोई आकलन है कि आम चुनाव में और बालाकोट के बाद जो बनी परिस्थितियां थी, कितना मार्जिन आ गया उसके बाद? सौरभ, देखिए उसका कहना बड़ा मुश्किल है, शायद भावेश उसका जवाब दे सके। मुझे लगता है 40-50 सीटों का फर्क पड़ा था। अच्छा, मानते भावेश आप? देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी प्रदीप जी, वो वोट शेयर का जो सीट शायद 50,000 से जीतते वो 3 लाख से जीत गए, तो उसका फर्क निश्चित रूप से पड़ा था,
कि टोटल वोट परसेंटेज उससे शायद कम होता, लेकिन बालाकोट ना होता तो बीजेपी के 303 ना आती। ये मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है। ये केवल एक ओपिनियन हो सकती है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। और ये क्यों मानकर चल रहे हैं राशिद साहब कि इस बार कोई बालाकोट नहीं होगा? नहीं, अरे आप कह रहे हैं बालाकोट दोबारा होगा? नहीं, उस तरह का कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। उससे बड़ा भी हो सकता है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कारगिल के टाइम एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन याद रखें हम तब भी पार कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो कल भी करेंगे। और इतना ही बहुत होता है नहीं, उन्होंने ये बात फिर दोबारा रिपीट भी की। उन्होंने कहा कोई नहीं समझाओ तो मैं दोबारा इस बात को कह देता हूं। तो ये बड़ी चर्चा है देश के अंदर कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि एक बार फिर हम कोई तनाव होता सीमा पर देखें। हर्षवर्धन जी, नहीं, एक तो ये कहना कि बालाकोट ने एज दे दिया था। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। और ये कहते हुए उस साजिशी सिद्धांत के साथ हम लोग जाते हैं कि पुलवामा कोई ऐसी साजिश थी जो चुनाव के लिए हुई। मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर इसको स्वीकार करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है कि देश की सेना और उसका, जिसको हम कहें कि कोई उसका सैक्रिफाइस करेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये बहुत ही खराब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जहां तक रही कि भारत क्या पाकिस्तान या पीओके या कहीं कोई आतंकवादी ठिकाना है उस पर हमला कर सकता है, अब एक्चुअली मैं भी इस पे कैविएट दे दूं क्योंकि अभी ये चर्चा हुई। हम लोग जब बात करते हैं तो पुलवामा बालाकोट में कई बार अंतर नहीं करते हैं। और मैंने भी जो यहां भी कहा, हमने जो बात की उसमें भी कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ये चर्चा कि पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई हो सकती है, ये प्रेमाइस नहीं है कि क्या हमारे यहां कोई दोबारा ऐसी कोई आघात हमको पहुंचेगा जिसका जवाब हम देंगे, वो बात नहीं होगी। जवाब ये कि क्या कोई कार्रवाई पीओके में या आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर कोई ऐसी कार्रवाई क्या भारत इनिशिएट कर सकता है, ये बात जो पहले लगता था कि असंभव है। 26/11 के बाद हमने कुछ नहीं किया। सेना तैयार थी, जो ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय सेना तैयार थी, एक्शन करने के लिए सरकार एक समय तैयार थी, लेकिन कांग्रेस में ये राय बनी कि अगर ऐसा एक्शन हमने लिया तो इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल जाएगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। बालाकोट करके हमने बताया कि हम सीमा पार कर सकते हैं, वो जो वर्जना थी उसको तोड़ दिया। तो बात करें तो पुलवामा नहीं बालाकोट कहना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भी पता है वो ऐसी हरकत करने से बचेगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कम से कम जो हिस्टोरिकल डेटा है उसकी बात तो जरूर करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत राज्य, 2014 में 71+2 73 सीटें, 71 भारतीय जनता पार्टी की, 2 अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली। 19 में क्या होता है? 19 में 62+2 62 भारतीय जनता पार्टी और 2 अनुप्रिया पटेल वाली। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश में इक्वेशन था वो पॉलिटिकल इक्वेशन के लिहाज से चेंज हुआ। उसमें बालाकोट, अगर बालाकोट होता तो 80 में 80 2019 में क्यों नहीं जीते? तब कहेंगे कि सपा और बसपा का गठजोड़ हो गया। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह है, सिक्योरिटी का मसला अपनी जगह है, और यह हर कोई जानता है कि देश की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय जो विमर्श होता है उसको लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात बनती है। कोई ऐसी मुश्किल होगी तो उसका जवाब हमारी सेना देगी। जी संजीव जी, नहीं आपने जो अभी 2 बातों का कम तुलना किया, ये इंटरेस्टिंग है। बालाकोट हुआ तो यूपी में 14 से कम सीट आई बीजेपी को, तो फिर तो सीटें बढ़ जानी चाहिए थी। मतलब अलायंस को जहां काम करना था वहां अलायंस किया, 9 सीटें कम हो गई, 9 सीटें कम हो गई, लेकिन इसका मतलब अलायंस चला, जितना भी असर अलायंस का होना था वो हुआ। बालाकोट की एयर स्ट्राइक उसको ओवरराइड नहीं कर पाई। संजीव श्रीवास्तव साहब, देखिए ये सब क्या ना इफ एंड बट की जो पॉलिटिक्स होती है और जो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये सब बातें बड़ी मुश्किल हैं। लेकिन 2 बातें कम से कम ये तो मेरे पर्सनल अनुभव में और मेरी समझ के अनुसार तो बिल्कुल तय है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से और जो घुस के मारने वाली जो प्राइम मिनिस्टर की बात होती थी उस पे अमल होने से एक देश का नैरेटिव उस समय बदला। अब वो जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो 3 लाख से जीते वो 50,000 से शायद जीतने वाले तो थे ही, लेकिन मेरा दूसरा तर्क उसमें ये है कि जब कोई चीज़ चढ़ती है तो उसके चढ़ने की कोई सीमा नहीं होती और जब गिरती है तो गिरने की कोई सीमा नहीं होती बाय एंड लार्ज। तो वो अब वो बालाकोट की वजह से हुआ कि वो वैसे भी जीत रहे थे, ये तो एक एंडलेस बहस है, तो वो तो हो चुका। अब मुद्दा तो ये है कि जो बार बार राशिद कहते हैं कि सामान्य चुनाव हुए, मतलब उनका कहना है अगर कोई बहुत नाटकीय बात नहीं हुई ऐसी तो बड़ा कठिन चुनाव होगा, मुझे भी लगता है।
ऐसा हो सकता है। और सामान्य बात क्या नहीं हुई, आप सौरभ आप स्वयं इशारा करे जा रहे थे, बार बार बोल रहे थे भाई ये देश में बड़ी चर्चा है कि क्या होगा 2024 से पहले ऐसी घटना, और उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कोई पुलवामा बालाकोट की बात लेके कोई साजिश की तरफ इशारा है या कोई कॉन्स्पिरेसी की, नहीं। एक इवेंट हुआ, उस पर जो भारत सरकार का रिएक्शन रहा, उसने देश को एक इमोशनल मुद्दा दिया, एक इमोटिव पिच दिया, राष्ट्रभक्ति की भावना ज्यादा भरी, उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। अब इस बार अगर भारतीय सेना पीओके में घुस जाए और उसका कब्जा कर ले तो खत्म हो जाएगी ना ये सारी चर्चा। आप उनमें क्या बात करते रहेंगे, 330 3 की 330 हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई भावनात्मक मुद्दा आता है जिसमें पूरा देश एक डोर से बनता है, तो फिर ये सारी गुणा भाग, छत्तीसगढ़ में इनकी परफॉर्मेंस बघेल की कैसी है, अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में जीत गई थे सिद्धरमैया सर, ये सब बातें धरी रह जाती है। देन इक्वेशन अलग होती है। अब आपने जो सौरभ स्पेसिफिक बात की कि क्यों बालाकोट और उसके बाद भी आपकी 73 से 64 क्यों है, 62+2 वहां पे कम क्यों हुआ, इसका भी उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन अलायंस था, एसपी बीएसपी जैसे दो जबरदस्त जो रीजनल पावर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अलायंस के बावजूद योगी मोदी जी की टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस यूपी में, अब हम उसको किसका श्रेय दें, कम हो गया या इतना जबरदस्त वो ले आए ऐसे फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन के बावजूद, ये भी एक पास्ट को एक्सट्रापोलेट करने की बात है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। और इस बार सामान्य चुनाव होते हैं जैसे राशिद कह रहे हैं कि होंगे तो कठिन होगा, या फिर कोई ऐसा इवेंट होगा जो ये गणित बदलेगा। ये एक कौतूहल का मामला है और उसके लिए हम आप भावेश किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो अरे अच्छा, क्योंकि राशिद साहब ने बार बार एक सामान्य असामान्य वाली बात हो रही है चुनाव की, अरे जो अनौपचारिक राशिद साहब देश में चल रही है। आपने कहा, मैं आपकी बात का मतलब निकाल रहा हूं कि मतलब 19 का चुनाव बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से असामान्य परिस्थितियों का चुनाव था, 24 का चुनाव आप मानते हैं सामान्य चुनाव था, 14 का चुनाव सामान्य था। जी जी, जैसे राशिद साहब 14 का चुनाव बिल्कुल सामान्य था और बदलाव का था, जैसे 1977 का चुनाव था। देखिए, जो मेरे मित्र हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, ये कोई इसमें कोई आदमी कोई और बाल की खाल नहीं निकाल रहा है या कोई कॉन्स्पिरेसी देख रहा है। देखिए, कारगिल का हुआ, घुसपैठिए आ गए थे पाकिस्तानी, हमने उनको एक युद्ध जीता, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीतिक रूप से लाभ हुआ। इंदिरा जी की हत्या हो गई, इंदिरा जी की हत्या हुई, उसका राजनीतिक लाभ उस समय कांग्रेस पार्टी के हुआ। ये तो कोई सिरफुरा ही कहेगा कि कोई इंदिरा जी की हत्या के पीछे भी कोई 71 में बांग्लादेश बना तो लैंडस्लाइड हो गया। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी घटनाक्रम होता है। नहीं, बांग्लादेश का तो उससे पहले चुनाव हो चुका था। तो बांग्लादेश का युद्ध बाद में हुआ। देखिए, तथ्यों को हम रख रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भावनात्मक मुद्दे पे एक वोटिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा बदल जाता है। और ये जैसा मैंने 1984 की घटना का जिक्र किया, 1999 के चुनाव का जिक्र किया, इस तरह के चुनाव में भी हो चुका है। ये कोई 2019 का कोई ना कोई अपवाद था और ना कोई उसमें हमें कोई उस पर रहस्य ढूंढना चाहिए या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल हो। ये एक चीज जरूर मुझे एक भारतीय होने के नाते एक डिस्टर्ब करती है सौरभ, जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि जो बात पीओके हमारा है तो उसको कब्जा करने के लिए हम चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति से प्रेरित बयान क्यों दिए जाते हैं? अगर पीओके को हम ले सकते हैं अपनी तरफ मिला, वो हमारे देश का हिस्सा है, तो आज और अभी क्यों नहीं? क्यों हम 24 की बात कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीजें इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। ये तो एक हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। ये कहना कि इसका इमोशनल असर होता है, उससे डायनेमिक्स बदल जाती है चुनाव की। हम कारगिल जीते, उसके बाद चुनाव हुआ, तुरंत चुनाव हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की सिर्फ एक सीट बढ़ी थी, 181 से 182 हुई, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उस कारगिल युद्ध के कारण एक सीट मिली तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना इम्पैक्ट था। और कारगिल युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी नंबर 1 से नंबर 3 हो गई। तो ये कहना कि जो है इस तरह के एक्शन का फायदा होता है, ये मतलब अनुमान तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो घटना हो चुकी है उसकी अगर तुलना करें आप, हम सब ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं प्रदीप जी अभी हुई, इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कि अगर 19 के चुनाव की बात हो रही है, बालाकोट एयर स्ट्राइक ना होती, हमने घुसकर पाकिस्तान को जवाब ना दिया होता, तो बीजेपी कांग्रेस में इतना गैप ना दिखाई देता हमें।
हम ये बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस देखिए 4 सीट छत्तीसगढ़ में, 4 सीट हमको राजस्थान में लेती हुई दिख रही है। नहीं, जो सुपड़ा साफ हुआ वो ना होता। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी, देखिए हम लोग राजनेताओं को उनके काम का आकलन करना बंद कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक घटनाक्रम हुआ, इस देश के हर नेता का पूरा जो भी उसका आधार था, जो भी उसकी अपील थी, वो खत्म हो गई। क्या कोई अपील थी क्या कांग्रेस की किसी नेता की? कोई है? कोई इस पूरे पैनल में कोई कह सकता है कि 2019 में कांग्रेस का कोई नेता है जिसकी वो अपील थी? और अगर वो अपील नहीं थी तो आप किस बूते पर ये उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटा देंगे? कोई आधार होना चाहिए ना। ठीक है, बालाकोट या कोई भी कभी होगा, देश की कोई भी सरकार रहेगी, सेना दूसरे देश को अगर कोई जिसको कहते हैं कि हिमाकत करेगा तो उसका जवाब देगी। नेशनल नैरेटिव हमेशा सरकार के साथ होगा। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से सरकार बन गई, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। वो ये तो कह नहीं रहे कि 150 सीट आती है भाजपा की। उन्होंने भी कहा 300 नहीं आती, शायद 220 आती। अब देखिए ये वाला आंकड़ा तो इसके लिए तो मतलब कोई बहुत जो आजकल चल रहा है ना ज्ञानवापी सर्वे के लिए, क्या है, पेंट्रेटिव ग्राउंड पेंट्रेटिव रडार टेक्निक, तो वो नीचे तक जाकर वो कैमरा खींच लाता है। तो वही वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी, कितनी सीटें कम होती कितनी ज्यादा। अब सामान्य चुनाव का बदलाव समझ चुके हैं। आज की नॉर्मल कोई ऐसा मुद्दा ना आ जाए, ऐसा कोई बड़ा इवेंट ना हो जाए जो देश को बिल्कुल एक सिरे से बांध दे, एक सूत्र में बांध दे। जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक था, तब उस आधार पर उनका आंकलन यह है कि कांग्रेस पार्टी को बेहतर करना चाहिए, जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, मैं भी छत्तीसगढ़ का डाटा देख रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस को 4 सीटें दिखा रहे थे। जब छत्तीसगढ़ बना था 2000 में, उसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का ये माना जा सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है छत्तीसगढ़ को लेके। देखिए, 2019, 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने अपना वोट बैंक डबल कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 से बढ़ा के 50 किया था और कांग्रेस ने 20 से बढ़ा के 40 किया था। तो दोनों का वोट बैंक डबल हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और फैक्टर है, लास्ट टाइम अजीत जोगी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बसपा का वहाँ से 2 से 3% का वोट बैंक है। अजीत जोगी का भी वहाँ जमीन पे असर था। अब अजीत जोगी वहाँ पर नहीं है। तो इस बार अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो 10% वोट बैंक, 8 से 10% अजीत जोगी और मायावती ने लिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो अब कहाँ शिफ्ट होता है? 5%, 7% जो लिया था वो अब कहाँ जाएगा? क्योंकि मायावती का भी अब वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है और अजीत जोगी जब रहे नहीं, उनके बेटे की स्थिति वो है नहीं कि वो अजीत जोगी जैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 61 सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं अभी तक। बीजेपी इसमें आगे दिख रही है 49 पर और 11 सीटें इंडिया अलायंस जो है वो जीत सकता है। ये अभी तक का सर्वे हमारा बता रहा है। और अब हम एक और बड़े राज्य की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां विधानसभा का चुनाव भी होना है। यहां की 29 सीटें हैं, बड़ा स्टेट है लोकसभा के लिहाज से भी, और 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। एक सीट केवल छिंदवाड़ा की सीट, वो कमलनाथ की जो थे उनके बेटे वो सीट जीते थे। और देखिए वोट शेयर आपके सामने, आज चुनाव होता है अगर लोकसभा का, मध्य प्रदेश में 51% वोट बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस पार्टी को 39% वोट, 12% वोट शेयर का गैप यहां पर है। और 50% की लड़ाई लड़ने वाली जो बात भाजपा कहती है, या प्राइम मिनिस्टर जो दावा कर रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के इस बार आए देश की सत्ता में, वो आप देख रहे हैं इस वक्त 51% वोट ओवरऑल स्टेट में मिल सकता है। अब सीटों की बात हम करेंगे तो बघेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां की 8 सीटें हैं। वहां पर देखिए क्या हमें दिखता है, 6 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो पहले ही क्षेत्र में हमें दिख रहा है कि 19 की तुलना में जो ओवरऑल 29 सीटों में से 1 मिली थी कांग्रेस को, यहां पर एक क्षेत्र में 2 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो भाजपा 6 बघेलखंड में, 2 कांग्रेस पार्टी। भोपाल मंडल में देखिए, भोपाल मंडल में 3 सीटें हैं, यहां तीनों सीटें भाजपा के पास जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा चंबल क्षेत्र में देखते हैं, चंबल क्षेत्र में 3 सीटें भाजपा को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है, हमारा सर्वे ये बता रहा है। आपको फिर बता दूं, हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, 51% वोट बीजेपी को मिल रहा है ओवरऑल स्टेट पे हमारे हिसाब से। सीटों में हम क्षेत्र वाइज बात कर रहे हैं। महाकौशल रीजन में 5 सीटें हैं, 4 सीटें भाजपा, 1 सीट कांग्रेस। तो दिख रहा है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी बेहतर कर रही है। मालवा रीजन 4 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0। तो मालवा रीजन पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की परिस्थितियों में। लोकसभा में बार-बार लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। निमाड़ में 5 सीटें आती हैं लोकसभा की, यहां 4 सीटें भाजपा निकाल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 भाजपा और 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। 29 में से 24 सीटें
हालांकि पिछली बार 28 थी, 4 सीट बीजेपी की 19 के मुकाबले कम हो सकती है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी की बढ़ सकती हैं। एमपी पर हम वैसे भी रोज हम बात करते हैं जी प्रदीप जी। हम ये कह रहे हैं कि दो में से कोई एक आंकड़ा सही हो सकता है। 51% वोट अगर मिल रहा है बीजेपी को और गैप दोनों पार्टियों के बीच में 12% का है, तो दूसरी पार्टी को कैसे सीट मिल सकती है? और अगर सीट मिल रही है तो इतना वोट परसेंटेज में गैप नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर बीजेपी का वोट शेयर नहीं होना चाहिए। सर इसीलिए दर्शकों के लिए हमने सारे जो रीजन्स है उसको अलग अलग में बांटे हैं। जो बघेलखंड रीजन है वहाँ पे बीजेपी थोड़ा सा जो उनके काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी स्टेट गवर्नमेंट को लेकर भी है और जो जितने भी सांसद है उसको लेकर भी है, और चंबल रीजन है यहाँ पे दोनों पे बीजेपी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब जहाँ पे वोट शेयर का बात है, देखिए वोट शेयर 51% जरूर है, लेकिन ये जो दोनों पर्टिकुलर रीजन है इसमें बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हमने ये सारे रीजन वाइज बताए ताकि कहाँ से बीजेपी को नुकसान हो रहा है वो दिखा। किसी क्षेत्र में बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला है? बिल्कुल, जो भोपाल रीजन है उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। आप दूसरे रीजन भी देखिए जैसे कि मालवा है, ये सब सारे क्लीन स्वीप कर रही है। तो इन सब चीजों में क्लीन स्वीप हुए तो कहीं पे 2 सीटों का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जो एंटी इनकमेंसी। जो प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है आपके डेटा में कि देखिए ऐसा नहीं होता, किसी रीजन में 60% वोट है, किसी रीजन में 45% वोट है? सिर्फ एक सीटों का तो नहीं है ना, 29 सीट है, 29 सीटों में सब में 51% नहीं है ना, कहीं किसी में 45 है, किसी में। दूसरी बात पूछ रहे हैं, जो 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है उनमें क्या कांग्रेस को बीजेपी से 15-16% कम वोट मिल रहे हैं? देखिए एक तो सीट आपका छिंदवाड़ा हो गया जहाँ पे उनके आपको पता है क्या, बाकी जो 2 सीट है जहाँ पे आपकी बातें सही है कि जो वोट शेयर का वो जो कॉम्बिनेशन है, देखिए हम 3-4 सीटें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो सीट का कन्वर्जन जो होता है वोट शेयर वो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते किया है। जो 3-4 जो चुनाव होते हैं उसकी हिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो आपकी बात सही है कि वहाँ पे बीजेपी के लिए जो 2 पर्टिकुलर सीट है वहाँ पे बघेलखंड में वहाँ पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है, वो नेक टू नेक फाइट है। लेकिन नेक टू नेक फाइट में भी चूंकि लगातार 3 बार से वो जो सीट में क्योंकि नहीं बता सकते क्योंकि सीट वाइज प्रिडिक्शन हम अभी नहीं कर रहे, तो जो नेक टू नेक फाइट है उसमें कांग्रेस के पास अभी एज है। बीजेपी 24-5 कांग्रेस मध्य प्रदेश में। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे मन में सवाल था वो प्रदीप जी ने पूछ लिया। लेकिन अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे जबलपुर सीट है, राकेश सिंह वहां से 3-4 बार सांसद हैं। जनता वहां कह रही कि भाई सांसद जी से कुछ लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी। अब ये जो सेंटीमेंट है ये क्या इस सर्वे में पकड़ में आया है? और मैं फिर से कह रहा हूं 50% प्लस वोट अगर है, और बघेलखंड में आप कह रहे हैं कि वहां 2 सीटों पर समस्या है, छिंदवाड़ा जो खुद कमलनाथ की सीट है वहां भी कांग्रेस के लिए समस्या है, वहां भी कांग्रेस के लिए इस बार राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। हर्षवर्धन जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब समीकरण जो है वहां वो इतने आसान नहीं जितने आसान, क्योंकि एक परसेप्शन है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है इसलिए उसके खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में, इस वजह से ये बहुत सी चीजें मानी जा रही। मैं इसीलिए कह रहा हूं 51% अगर प्लस वोट हैं जो भावेश जी का सर्वे बता रहा है तो कांग्रेस को सीट खोजनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी को 59% वोट मिली थी, लेकिन तब भी छिंदवाड़ा सीट बीजेपी हारी थी ना। तो ये नहीं होता कि बीजेपी को ओवरऑल यदि 51% वोट आए तो वो सीटें नहीं आएगी, बिल्कुल हारेगी जो पर्टिकुलर सीट है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं ना, आमने सामने का मुकाबला है, यहाँ कोई थर्ड फोर्स है ही नहीं। वो जो भावेश ने कहा 60% वोट लाकर के भी 1 सीट बीजेपी हारी, वो 1 सीट का 5 बता रहे हैं, उसको वो 5 सीटों में ऐसी टफ फाइट हो सकती है। देखिए 2017 के चुनाव का एकमात्र उदाहरण है देश में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिले, जो गुजरात में अर्बन सीटें थी 1-1 लाख 1.5 लाख के वोट के अंतर से जीते, तब 99 कांग्रेस पहुंची थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 99 भाजपा पहुंची थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां इतना मत प्रतिशत का अंतर हो और वो पार्टी फिर भी जीतती हुई दिखे। 10% 12% बहुत वोट होता है, क्लीन स्वीप होगी, कोई दिखेगा नहीं उसके आमने सामने। तो आपको ये क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है? 29 में 25 क्लीन स्वीप अगर 51% है तो 27, 28, 29 होगी। बहुत सारे 51%, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सीटों का कन्वर्जन होता है उससे बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। ये भी स्वीप ही है जो आपने कहा, ये भी एक किस्म का स्वीप ही है। आपको लगता है कि कम होगी 1 सीट, ज्यादा और कम हो सकती है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा नहीं। जो 28 सीट पाई 27 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश से तो राशिद साहब बैठे हैं हमारे साथ, माहौल बता देंगे वो।
सर लोकसभा में देखिए 24-25 फिलहाल सीएनएक्स और इंडिया टीवी का सर्वे बता रहा है। अब जो राजस्थान में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, थोड़ा सा कह सकते हैं ग्राउंड और कांग्रेस पार्टी को हासिल करने में कामयाबी हुई है, लेकिन बाय एंड लार्ज बीजेपी छाई हुई है लोकसभा चुनाव में। ये देखिए सौरभ, मुझे प्रथम दृष्टि में मैं बिल्कुल जो आपका सर्वे है और जो भवेश कह रहे हैं उससे मुझे इत्तेफाक है, मैं उससे एग्री करता हूं, क्योंकि देखिए ये जो हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जो बता रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप ये देखिए देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन सी सीट पे भाजपा जीती है पूरे देश में? नरेंद्र मोदी जी की सीट से भी ज्यादा उसको जहां वोट मिले हैं वो इंदौर की सीट है। शंकर ललवानी को मिले 4 लाख, मेरे ख्याल से 70-72 हजार वोटों से वो जीते। इस तरीके से भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सबसे ज्यादा मार्जिन से सीआर पाटिल जी, इतना ज्यादा जब 70% वोट कहीं मिलता है तो जी हाँ नहीं, शंकर ललवानी की भी बहुत बड़ी मार्जिन थी उस समय, मुझे ध्यान है कि उनको भी 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 4.5 लाख से जीत रहा है आदमी तो उसका वोट परसेंट कितना होगा? 80-85% वोट मिला होगा। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो अर्बन सीटों के जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, भोपाल भी शामिल है, ग्वालियर भी शामिल है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए और उनको बहुत से ऐसे लोगों को ये नहीं पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उम्मीदवार कौन है, जो केपी यादव को। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी का वोट परसेंटेज ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद में वो सीटें जो है जो जहाँ के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, जहाँ के ऊपर ट्राइबल क्षेत्र में है या जहाँ दलित बाहुल क्षेत्र में है, वहाँ के ऊपर इस तरह की टफ फाइट हो और भाजपा वो 3, 4, 5 सीटें वहाँ हार जाए, ऐसी स्थिति बिल्कुल मुमकिन है। अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हुई, चंबल की सीटें आपने मेरे ख्याल में बीजेपी को दिखाया आपने सीटें। हाँ बिल्कुल, चंबल में आपके ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, चंबल में 4 सीटें, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। कौन सी सीटें बता सकते हैं आप? नहीं, मैं पर्टिकुलर सीट वाइज प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, अभी करना भी सही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, सीट वाइज लोकसभा सीट है वो जा सकती है। अभी जिस ओर इशारा किया उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना, अभी लड़ाई बता रहे हैं कि मुश्किल तो ये भी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कितना अपना पाई है, वर्कर कितना अपना पाया है उस रीजन में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत जरूर मिलेगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो सीट कांग्रेस को पास दिखाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी बेल्ट है, लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में भी आदिवासियों की 50% सीटें बीजेपी वहां हार गई थी विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी 2019 में आदिवासियों ने बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये परिणामों को सही माना जाए तो ये हो सकता है कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग की 1-2 सीट जो ऐसी है जो अभी रिस्क में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के समय तक कांग्रेस 2 सीटों के ऊपर जाए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अब जो 5 हम दिखा रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहा है, आप लगता है मैक्सिमम 2। हाँ, 2 मध्य प्रदेश में। संजीव जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी 24, कांग्रेस 5, बेहतर कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले, लेकिन गैप बहुत ज्यादा। गैप बहुत ज़्यादा है। देखिए बात पूरे कुल मिला के तस्वीर जो आपने पिछले राजस्थान से शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ और एमपी कि अभी भी डोमिनेंट पोल पोजीशन में बीजेपी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी फेवरेट हैं सबके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वहाँ के मतदाता के। लेकिन अब थोड़ा बहुत भाई तीसरा चुनाव जो लगातार लड़ते हो, वही प्रदीप जी की बात कि शिखर पे बने रहना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत तो फिसलोगे इधर उधर। अब उस पर हम इसको जब भी कोई ओपिनियन पोल डिस्कस करते हैं तो ये मान के डिस्कस करते हैं कि भाई जो सर्वे किया है पोलस्टर ने उसको सही मानो, नहीं तो फिर तो हर जना ही अपना नुक्ताचीनी और अपनी अपनी माइंड लगाने लगेगा। तो सर्वेयर की बात को ठीक मांगते हुए जो एनालिसिस है वो ये है कि इन सब जगहों पे हालांकि अभी भी डिस्टिंक्शन के साथ बीजेपी पास हो रही है, लेकिन जो उसका एक 100% का ट्रैक रिकॉर्ड था वो हमें जमीन पे भी दिखता है, वो कहीं ना कहीं उसमें सेंग लगती हुई दिख रही है। तो वो 2-4 सीटें खिसक रही हैं। अब हर स्टेट में 2-4 सीटें खिसकते खिसकते वो बूंद से जो घड़ा भरता है वो एक चैलेंज है बीजेपी के सामने 2024 के संदर्भ में। ये अब सवाल ये भी है कि क्या अभी हमने अगर ये उन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया जिनका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो बीजेपी ने स्वीप किया था, जहां बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी, वहां थोड़ा बहुत लग रहा है कांग्रेस कमबैक कर रही है, लेकिन क्या ये काफी होगा? जब हम बड़ी पिक्चर देखेंगे उसमें बीजेपी के ग्राफ को
250 तक 270 के बीच कहीं लाकर ठहराने में, क्या जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमको अभी तक दिखाई दे रहा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की अपेक्षाकृत काफी है? ये हम आगे जब और राज्यों की बात करेंगे तो हमको पता चलेगा। कुछ सवाल ऑडियंस में से अगर आपके पास कुछ पूछना चाहते हो अगर आप तो जी। सर मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। जैसे केंद्र में बीजेपी है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी नहीं है, और जैसे कि अभी बात हुई थी 5-5 साल का रोटेशन चल रहा है जिन राज्यों में, क्या बीजेपी के पास में मोदी योगी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जो लोगों में विश्वास जमा सके और अगले 5 साल बाद भी बीजेपी की सरकार आ सके? नहीं, मुझे लगता है कि तो ये बताइए, इस अगले 5 साल नहीं, अभी अगले साल किसकी आ रही है? नहीं सर, मैंने वो तो पहले ही बोल दिया कि बीजेपी पसंद है देश में लोगों की, पसंद है अभी। जी बिल्कुल। लेकिन नेताओं की आप बात करते हैं तो दो ही नाम रहते हैं बस। नहीं, ऐसा देखिए, क्यों है? ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, लेकिन 15 साल छत्तीसगढ़, 15 साल मध्य प्रदेश, यूपी देखिए लगातार जीत रहे हैं, हरियाणा में जहां बिल्कुल थे ही नहीं दोबारा जीत गए, गुजरात तो मान लीजिए कि कोई और कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हर पार्टी की समस्या होती है कि एक समय के बाद जब सेंट्रल लीडरशिप बहुत बड़ी होती है तो उसको स्टेट में लीडरशिप ऐसी मिल जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जहां मिल जाएगी वहां यूपी और असम जैसे परिणाम मिलेंगे, जहां नहीं मिलेगी वहां मोदी जी को अकेले अपने कांधे पे जाना पड़ेगा, तो मुश्किल होगी। नहीं, कई राज्यों में कि वोट देने के लिए जनता एक ही है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो फिर कोई भी ऐसा चेहरा क्यों नहीं उभर के आ रहा है कि जो विश्वास जमा सके कि हाँ हम अगले 5 साल भी आपके लिए काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और राज्य में विकास लाएंगे? नहीं, ये आपके मन की इच्छा है। आप भारतीय जनता पार्टी के भयानक वाले समर्थक हैं, तो ये आपके मन की इच्छा है, लेकिन नेता किसी के मन की इच्छा से नहीं बनता है। वही विधानसभा की जनता जब लोकसभा में जाती है तो 10% ज्यादा वोट भाजपा को दे देती है। तो मुझे लगता है नेताओं को समझना पड़ेगा। मैं एक चीज ऐड कर दूं, उनका सवाल बहुत जायज है। बीजेपी जो पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसमें बीजेपी जो भी चुनाव हारी है वो स्टेट लीडरशिप की कमजोरी के वजह से हारी है। अभी कर्नाटक में आप देखिए, मैं बहुत दिनों से इस बात को कहता हूं कि बीजेपी वहां पे चुनाव इसलिए हारी है क्योंकि बीजेपी का स्टेट लीडरशिप वहां पे बहुत कमजोर हो गई थी येदियुरप्पा को हटाने के बाद। उसी तरह आप पिछले उससे थोड़ा और पहले जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों भी चुनाव बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहां पे स्टेट लीडरशिप पे सेंट्रल लीडरशिप हावी हो गई थी। आपको जब असेंबली चुनाव में जाना है तो आपको अपने स्टेट लीडरशिप पे भरोसा करना होगा, उसको ताकत देनी होगी, आपको उसमें जादू भरना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं फिर इतना बता दूं, देखिए आप टैली देखते रहिए, अभी तक जो है 73 भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 90 विधानसभा लोकसभा सीटों का हम की चर्चा कर चुके हैं। बड़े राज्य भी आना बाकी हैं, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, बाकी बहुत सारे राज्य थोड़ी देर में आपके सामने खुलने वाले सर्वे में। जी मैडम। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मोदी जी को छोड़ के किसी और का चेहरा सामने लाएं, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में ये देखा कि हर बार ये बात की गई है कि मोदी जी के नाम पे एटलीस्ट 10% वोट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो क्या ये सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है? आप क्या चाहती हैं, बीजेपी मोदी जी के अलावा किसी और के नाम पे लड़े? मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं न्यूट्रली बात कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना इन फ्यूचर, अगर हम कोई और चेहरा सामने लाएं तो ये आंकड़े कम ज्यादा। एक सवाल मेरा आपसे है कि 2014 से पहले आपने सोचा था कि मोदी जी आ जाएंगे और उनके चेहरे पर 10% एक्स्ट्रा वोट मिलेगा? लेकिन सर बात ये भी तो है ना कि जब हमने देखा है पास में भी कि जहां भी ऐसा लगता है कि कहीं स्थिति कमजोर हो रही है तो वहां मोदी जी को सामने आना ही पड़ता है। ऐसा बहुत बार देखा है। जब टीम संकट में होती है तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही आगे आते हैं। देखिए, बट सर अगर स्टेट की बात आती है तो मोदी जी और उनके सारे मंत्री पूरी पावर लगा देते हैं स्टेट को जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर नतीजा अलग ही होता है। वहां पर मोदी फैक्टर क्यों नहीं चलता? वो आपकी बात ठीक है, उसका जवाब भवेश जी ने दिया कि स्टेट लीडरशिप जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, जैसे यूपी में है, जैसे महाराष्ट्र में है देवेंद्र फडणवीस है, जैसे असम में है हेमंत बिस्वा शर्मा है, इस तरह से अलग अलग राज्यों में नई लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश हो रही है। एक ट्रांजिशन पीरियड है, अटल जी आडवाणी जी थे, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए, इसी तरह से राज्यों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये लीडरशिप खड़ी होने में बहुत समय लगता है।
वो ऐसा नहीं है कि आज किसी को भेज दिया और वो नेता हो जाएगा। तो वो जो है खट्टर जी तो बन सकते हैं ऐसे कि किसी को ऊपर से भेज दीजिए, लेकिन मास लीडर बनने में वो समय लगता है, वो लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। दो मेहमान हमारे पास बाहर भी हैं, कोई सवाल अगर आपके हों तो उनसे भी आप लोग कर सकते हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन भावेश जी से है। भावेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम जो मैं पर्टिकुलरली सीट की बेसिस पे नहीं बता सकता हूँ कि कौन बता सी नहीं पार्टी। सकता हूँ, मुझे बताने के लिए मना किया गया है। ओके सर। तो सर ये कैसे हम पता लगा सकते हैं इस हिसाब से कि बीजेपी 24 और कांग्रेस 5 सीट जीत रही है, जबकि आप ये बता ही नहीं सकते हैं? आपको इसके लिए थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा, हम सीट वाइज भी करेंगे, कुछ दिन और वेट करेंगे। तो फिर इनको ये जवाब दे दीजिए कि फिर ये 24 और 5 पर आप कैसे पहुंचे, अगर इंडिविजुअल एक सीट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेडिक्ट करना। आपका सवाल बहुत जायज है, इसीलिए हमने सर्वे जब सौरभ जी ने प्रोसेस बताया था कि 730 विधानसभा हमने लिए पूरे देश में, उसमें हर जो 292 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो लिया उसमें लगभग 2 से 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लिया है। अब उसको एवरेज निकालते हुए हमने उसको किया है। अब जहाँ की रीजन वाइज जो हमने इसीलिए बांटा है, जैसे मध्य प्रदेश में हमने रीजन वाइज बांटा है, जिस रीजन से बीजेपी को हमें लगा है कि उनके वोट शेयर कम हो रही है या वहाँ पर थोड़ी टफ फाइट है, तो वहाँ पे कांग्रेस की सीटें दिख रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे देखिए जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए होता है कि उस स्टेट का सोशल इक्वेशन कहाँ किधर वोट करिए। जो सोशल फैक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसा भी मैंने राजस्थान में बताया था कि जाट वोट जो है बीजेपी के लिए जो इन ब्लॉक वोट करती आई है 2014-2019 में, वो बीजेपी के लिए 60-40 का हो गया, मतलब सिर्फ 40% बीजेपी के पास जाट वोट आ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए, जहाँ पे कुछ सोशल फैक्टर वो है जो बीजेपी को वोट नहीं कर रही। अभी फिलहाल आज की स्थिति है, हमें नहीं पता 2024 में क्या होगी। सर मेरा क्वेश्चन राशिद साहब से राशिद साहब से। सर जैसे कि 2014 इलेक्शन जब हुए थे तो मोदी जी पर चाय वाले करके स्लोगन चलाया गया, देन उसके बाद 2019 में चौकीदार का एक टाइटल दिया गया। तो क्या इस बार जो 2024 इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जैसे कि विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा या फिर फ़ायदा इसका विपक्ष खुद उठाएगा? कि ये तो धन्यवाद। देखिए ये सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। जो भी कोई कद्दावर शख्सियत जब हमारी देश की राजनीति में आती है, जैसे इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस तरह के लोग, वो उन पे बहुत सारे इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं और उससे वो लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका पूरा राजनीतिक उनको फायदा मिला है। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी 2002 से लगातार पहले मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में वो सत्ता में है। तो अब वो बार बार ये जो एक नैरेटिव है, एक नामदार कामदार वाला, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। देखिए मैंने भारतीय इतिहास का बड़े अच्छे से राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण किया है और जब भी कोई बड़ी शख्सियत का अगर उसका जब भी राजनीतिक रूप से पतन होता है तो हमेशा एक गठबंधन की खिचड़ी सरकार बनती है। जैसे 1977 में था, प्रदीप जी यहाँ बैठे हुए, उस समय कोई चेहरा कौन था ये किसी को पता नहीं था, बल्कि बहुत से अधिकांश विपक्ष के नेता तो जेल में थे, और लेकिन चेहरा आया, सरकार बनी। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता 2004 में कोई कब नहीं थी। इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रही थी, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ या उस गठबंधन के खिलाफ, और दूसरा गठबंधन आया। किसी ने स्मरण भी नहीं किया होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2009 का चुनाव जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उसी गठबंधन को ज्यादा सीटों के साथ में उसी मनमोहन सिंह, जिनको रिमोट कंट्रोल कहा जाता था, उनको दिया जाता था। तो अब जब भी भाजपा या एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी भाजपा का राजनीतिक रूप से पतन होगा तो ऐसा संभावना है कि एक कोलिशन गठबंधन की सरकार आएगी। वो 2024 में होगा या 29 में होगा या उसके बाद, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इसी की तैयारी के लिए अलायंस जो है, गठबंधन बनाया गया जिसमें 26 पार्टियां शामिल है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे आप देखिएगा कि और उतर सर राशिद साहब, जो इन्होंने इंडिया अलायंस का जो नाम का भी जो सवाल उठाया, वो सवाल ये तो जो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो वो राज्य है जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यहां कोई एलाई तो है नहीं, लेकिन अलायंस जरूर है, नाम जरूर है। तो क्या वो अलायंस करने का जो माहौल बना है, इंडिया नाम रखने से जो माहौल बना है, उसका कुछ असर आपको वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में भी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है क्या, या हो सकता है? जी बिल्कुल
जी बिल्कुल, देखिए वो तो होता ना कि 1 और 1 11 वाली बात है, क्योंकि देखिए जो अलायंस बना है हमारे देश में, देखिए 2 तरह का, जो 272 का जादुई आंकड़ा है उसको पाने के लिए विपक्ष को, एक तो कांग्रेस को जो है अपने आप को 100 के पार 120 100 सीट जो अभी बड़ा मुश्किल लगता है, बिल्कुल काल्पनिक लगता है, उसको उसकी तैयारी करनी होगी। दूसरा जो गैर कांग्रेस जो विपक्ष है, जिसमें इसमें तृणमूल शामिल है, डीएमके शामिल है और राजनीतिक शामिल है, वो अगर 150 सीटें ले आते हैं अपने बलबूते पे, तो एक दोनों मिल करके जो है 272 के आंकड़े के पास या उसको छू सकते हैं। ये एक ऐसा एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, और उसी के लिए मुझे लगता है कि ये इंडिया जो ये अलायंस बना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का नाम तो हमारी चैनल का नाम भी इंडिया टीवी है, तो इंडिया तो सब में है और सब इंडिया के हैं। ये इसको मेरे ख्याल से इसको मुद्दा बनाना फजूल का है और इससे राजनीतिक नुकसान होगा। देखिए नवंबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, आप कल्पना करिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मैच हो रहा है, लोग चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया इंडिया। वो किसके लिए कह रहे हैं? वो तो भारत देश क्रिकेट टीम के लिए कह रहे हैं, लेकिन उससे इंडिया का जो गठबंधन है उसको भी फायदा होगा। नहीं सर, क्रिकेट मैच में लोग इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे तो उससे अलायंस को फायदा तो नहीं होगा। देखिए ये जो रशीद जी नहीं, माहौल की बात है, माहौल मैं समझा। बोला आप इंडिया नाम से वो कह रहे हैं कुछ फिक्स में डाल दिया है बीजेपी को, ऐसा लगता है। नहीं, माहौल बनेगा ना जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया होगा, गुजरात में इंडिया होगा, तो किसके साथ जुड़ेगा? और जब हम कहते हैं कि किसी को फायदा कैसे मिलता है और कोई बड़ा नेता पराभव की ओर जाता है, ये एक काल्पनिक स्थिति है जो बार बार 2019 में भी आई थी, अभी भी आ रही है। लेकिन जो 77 की स्थिति थी, तानाशाह इंदिरा, उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार, तो जरा ये कुछ चीजें सोचना चाहिए कि कहां से तुलना करें। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी 2004 वाली स्थिति में नहीं है, ये कोई मिलीजुली सरकार नहीं है। इस सरकार ने अपना जो एजेंडा फिक्स किया वो कोई पीछे नहीं रखा। राम मंदिर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भेंट नहीं चढ़ गया, 370 कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भेंट नहीं चढ़ गया, 3 तलाक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भेंट नहीं चढ़ गया। नरेंद्र मोदी जिस एजेंडे पर जनता ने उन्हें जिताया, 2014 से 19 में वो सब कर दिया। जो बचा था 2019 से 24 में कर दिया। 2024 के चुनाव में जाते हुए कह रहे हैं कि हमारा ये एजेंडा बचा है, हम करेंगे। और जब हम लोग टीवी पर ये बात कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस को किसी तरह 100 120 कुछ तो मिल जाए, जो नौजवान है वो सोचेगा फ्रैक्चर्ड मैंडेट क्यों चाहिए भाई, हमें मजबूत देश है, डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए, एक पक्का वाला मैंडेट चाहिए ना, तभी तो फिर वो जो बाइडेन कहेगा कंधे पे हाथ रख के कि मोदी जी, फिर बराक ओबामा फ्रेंड, या जो दुनिया के किसी हिस्से में हम जाते हैं। फर्क है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें नरेंद्र मोदी और जो एस्पायरिंग इंडिया है वो कनेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। नहीं तो क्या जनता के मन में ये बात जा रही है कि हमको ये मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए, चाहिए मजबूत सरकार ही चाहिए? मजबूत सरकार जब आप कहते हैं तो नरेंद्र मोदी मजबूत सरकार दे सकते हैं। नहीं, देखिए आप जनता को देखिए, मतदाता को देखिए, वो जांचता है, परखता है। कुछ दिन 25 साल उसने गठबंधन की सरकारों का दौर देखा, उसके बाद तय किया कि अब बस, लगातार 2 बार से जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन, उसके बाद तय किया कि नहीं, किसी को जो है पूरा बहुमत मिलना चाहिए। 2007 में मायावती को मिला, 2012 में अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह को मिला, और उसके बाद 17 और 22 में भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इसलिए मतदाता, ये कोशिश उसकी होती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आए, जो ये बहाना न करे कि हम तो अपनी सरकार बचाने में लगे रहे 5 साल, हमको काम करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो वो कहती है कि हम पूरा जनादेश दे रहे हैं, अब काम करके दिखाओ। तो उस काम पर आकलन करती है कि इनको बना के रखा जाए फिर, या हटा दिया जाए। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि गठबंधन की सरकार का दौर लौटने वाला है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि गठबंधन की सरकार का दौर फिर से लौट सकता है, जब तक कि कांग्रेस इतनी मजबूत ना हो जाए कि बीजेपी को सीधे चैलेंज करके स्पष्ट जनादेश लेने की स्थिति में हो। तो गठबंधन की सरकार फिर बनेगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि मतलब या तो कांग्रेस मेजॉरिटी की सरकार बना ले, वरना उस दिन तक बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। बिल्कुल, यही मतलब है आप? भाई, ये आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार लगातार रही, कांग्रेस का वर्चस्व रहा राजनीति पर, केंद्र से लेकर राज्य तक सब सरकारें उसी की थी। उसी दौर में बीजेपी है कि उसकी केंद्र में सरकार है, ज्यादातर राज्यों में सरकार है, उसकी कोशिश है कि और ज्यादा राज्यों में। आपके सामने अब दक्षिण के कुछ राज्यों का ओपिनियन पोल आने जा रहा है।
शुरुआत करते हैं तेलंगाना से। 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें यहां पर जीतकर सबको चौंकाया। वोट शेयर की अगर आप बात करें फिलहाल तो आपको दिखाई देगा भारत राष्ट्र समिति 23% वोट जीतती हुई दिखाई देती है, 28% वोट भाजपा को दिखाई देता है। यानी तेलंगाना में वोट शेयर में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये तेलंगाना की सीटों के लिए आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं और 23% वोट वो बीजेपी के पास जा सकता है, 3% 23% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 3% वोट एआईएमआईएम को, 28% वोट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है।